हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएस का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं आपकी पीसीएस परीक्षा कुछ समय बाद होनी है और साथ ही साथ में दोस्तों आपकी एसआई परीक्षा या फिर आबकारी सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, अपने जीएस की तैयारी को जांच लेना है। 50 नंबर का दोस्तों ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर दोस्तों इसमें आप लोग 40+ स्कोर कर जाते हैं तो आप लोग ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बेहतर है, अच्छी चल रही है। वहीं साथियों, अगर आप लोगों ने अन्य प्रैक्टिस सेट लगाने हैं जैसे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट या फिर हिंदी के प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों जीएस के प्रैक्टिस सेट, तो दोस्तों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से ये सभी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। वहीं दोस्तों इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो दोस्तों आप लोग वहां जाकर के भी उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? अब साथियों आपने बताना है कि वायु की गति मापने वाला जो यंत्र है वह कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एनीमोमीटर जो है यह वायु की गति मापने के काम में आता है। वहीं दोस्तों जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर शरीर के ताप को मापने के काम आता है। बैरोमीटर दोस्तों वायु के दाब को मापने के, जो हवा का प्रेशर होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वही दोस्तों जो हाइग्रोमीटर होता है, ये हाइग्रोमीटर दोस्तों हवा में नमी की मात्रा को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपने चारों को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1932 के कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? तो दोस्तों वर्ष 1932 का जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, इसमें दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वह था गवर्नर स्टैनली जैक्सन, ठीक है। तो दोस्तों बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी ये महिला थी दोस्तों बीना दास। वर्ष 1932 में दोस्तों बंगाल में क्रांतिकारी महिला बीना दास जो थी, इनके द्वारा दोस्तों 1932 में कलकत्ता के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई गई थी और हत्या का प्रयास भी किया गया था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? अब साथियों आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में भी वनाग्नि से उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। उत्तराखंड का नैनीताल जिला, पौड़ी गढ़वाल जिला, दोस्तों ये काफ़ी सारे जो हमारे पहाड़ी जिले हैं ना, यह वनाग्नि से निरंतर प्रभावित रहे हैं। तो दोस्तों हमें इनसे प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड ये चीज़ रही है। अब साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि अभी वनाग्नि से निपटने के लिए हमारी वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया गया था। आपने इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब साथियों आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ट्री फायर जो है यह वनाग्नि का प्रकार नहीं है। बाकी दोस्तों सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, फायर स्टॉर्म जो है यह वनाग्नि के टाइप्स हैं। अब साथियों ये क्वेश्चन आपका पहले बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? अब दोस्तों इनमें चारों में से कौन सी एक पर्वत चोटी हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है, आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो गुरु शिखर है यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और 1722 दोस्तों इसकी क्या है कुल ऊंचाई है। तो साथियों यह जो है हिमालय पर्वत में स्थित नहीं है। बाकी दोस्तों कामेट, नंदा देवी, यह दोनों हमारे उत्तराखंड में, जबकि दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दोस्तों हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडविन टी एटकिंसन। दोस्तों द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं साथियों अगर आपसे हिंदी में किताब पूछी जाए तो यह रहेगी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के हिमालयी जिले, ठीक है। आपने दोनों तरीके से ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों हिमालयन गजेटियर इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो कि 1884 में दोस्तों 1884 में प्रकाशित हुई थी। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? अब दोस्तों वायुमंडल की 4 परतें यहाँ पर आपको दी गई हैं। आप सभी जानते होंगे वायुमंडल में कुल हमारी 5 परतें पाई जाती हैं और उसमें से दोस्तों मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में दोस्तों वायुमंडल की दशाएं परिवर्तित होती हैं, यानी कि हमें आंधी तूफान वर्षा यह सभी देखने के लिए क्षोभ मंडल में मिलती है। और दोस्तों क्षोभ मंडल में ही हमारा निवास स्थान भी है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं हमें वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में देखने के लिए मिलती है। जबकि दोस्तों
दोस्तों वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा ये किस मंडल में पाई जाती है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो साथियों आप लोग ध्यान में रखेंगे, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कैसा व्यय कहलाता है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा व्यय दोस्तों मानव पूंजी कहलाता है। तो साथियों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शिक्षा अगर बढ़ेगी, प्रशिक्षण अगर दिया जाएगा या फिर स्वास्थ्य पर अगर सुधार किया जाएगा, इस पर अगर खर्च किया जाएगा तो ये मानव पूंजी से किया जाएगा और मानव के लिए ही इसका विकास किया जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हम लोग दोस्तों STPF भी कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2013 में दोस्तों STPF का गठन किया गया था। अब साथियों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इसकी फुल फॉर्म है और इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु 118 सदस्यीय STPF का गठन किया गया है। अब साथियों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हमारा उत्तराखंड राज्य के पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जिले में फैला हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत करी गई थी? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना करी गई थी। अब साथियों ये याद रखना थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाएगा कि वर्ष 2011 में ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों 11वीं ही पंचवर्षीय योजना है और वर्ष 2011 में ही इसका गठन हुआ है। अब साथियों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ये वर्ष 2007 से 2012 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली थी। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, और इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न हमारा, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा करी गई है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा दोस्तों वर्ष 1931 में देघाट में दोस्तों उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी गई थी। और दोस्तों इस आश्रम से ही ज्योतिराम कांडपाल ने साथियों पर्वतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता का जो आंदोलन रहा था इसके लिए जन जागृति का काम किया था। ठीक है, और दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल जी को क्यों जाना जाता है? तो गांधी जी के साथ दोस्तों नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था। आप लोगों ने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के नारोवाल जिले में रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। अब साथियों ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में किस तिथि से GST लागू हुआ था? तो साथियों GST कब लागू हुआ था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों हमारा GST लागू हुआ था। साथियों 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में आया था, इसके तहत दोस्तों GST का गठन किया गया है हमारा 1 जुलाई 2017 को। साथ ही साथ में दोस्तों इसके द्वारा ही हमारे संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 279 का ए जोड़ करके GST परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2024 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? अब दोस्तों वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेंगे। और साथियों ये जो हमारे ओलंपिक खेल हैं यह दोस्तों पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब दोस्तों नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और साथियों इस साल हमारे चुनाव हो रखे हैं और आपने दोस्तों चुनाव से रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को दोस्तों तैयार कर लेना है। कितने चरणों में चुनाव हुआ है या फिर उत्तराखंड में चुनाव की क्या कंडीशन रही है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो इलेक्शन कमीशन है इसके द्वारा कौन कौन से ऐप लॉन्च करे गए हैं, ठीक है, हमारे चुनाव की थीम क्या थी, ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। तो साथियों आप लोगों ने चुनाव से रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को तैयार कर लेना है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं। यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। वही साथियों मार्गरेट अल्वा, BL जोशी और सुरजीत सिंह बरनाला हमारे उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल रहे हैं। और वर्तमान में दोस्तों हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? अब दोस्तों आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है मैकियावेली को, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख संस्थापकों में से भी एक माना जाता है, आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, राजनीतिक रचनाएं दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें दोस्तों द प्रिंस, द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री दोस्तों इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहे थे। अब साथियों हमारे एग्जाम में द प्रिंस से काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, तो आप लोग इस रचना को ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी लाहौर थी। यह दोस्तों गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का संस्थापक था, और दोस्तों लाखों का दान देने के कारण से ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर के शासनकाल में दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी, क्योंकि दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बोमडिला जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। वही दोस्तों आपने अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा और ध्यान में रखना है, यांगयाप दर्रा। दोस्तों प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो दोस्तों यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों नागालैंड में जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करी गई थी, तथा दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय राज्य में दर्ज करी गई थी। आपने दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ करी गई थी? अब दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके द्वारा दोस्तों 1774 में कलकत्ता में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी, और इसके दोस्तों मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तथा दोस्तों एलिजा एम्पे की सहायता के लिए कुछ अन्य न्यायाधीश, जिसमें दोस्तों हमारे चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड, इन तीनों को दोस्तों एलिजा एम्पे के साथ अन्य न्यायाधीशों के तौर पर चुना गया था। आपने इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। अब दोस्तों उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। वर्ष दोस्तों जून 2006 में उत्तराखंड में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस देश के संविधान से भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार लिया गया है? अब दोस्तों न्यायिक पुनर्वालोकन जो है इसका अधिकार दोस्तों हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने न्यायिक पुनर्वालोकन का जो अधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट के लिए लिया है। वही दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी को ग्रहण किया है, ठीक है। जो हमारे दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह दोस्तों हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। वहीं दोस्तों ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता, ठीक है, संसदीय जो प्रक्रिया होती है इनको हमने ग्रहण किया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह दोस्तों राज्यसभा के अधिकार से संबंधित है। अब साथियों आप सभी जानते होंगे कि जो आर्टिकल हमारा 249 है यह दोस्तों राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अब साथियों जब संसद राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगी तो दोस्तों संसद में आप सभी जानते होंगे कि जो राज्यसभा है यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो ठीक है। तो दोस्तों राज्य सूची के विषय में विधि निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम दोस्तों राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और इसीलिए दोस्तों आर्टिकल 249 राज्यसभा के अधिकारों से संबंधित है। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव रहेगा इस पर आधे राज्यों की सहमति होना भी आवश्यक है, आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते तो तब दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं तो इस कंडीशन में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का दायित्व भारत के सीजेआई संभालते हैं, यानी कि दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों इस समय पर भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। और दोस्तों भारत के हमारे एम हिदायतुल्ला जो थे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के पद को सबसे पहले संभाला गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। अब दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है हमारी यकृत, यानी कि दोस्तों लीवर जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। या दोस्तों क्या होता है कि ये सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि है हमारी। और दोस्तों ये यकृत जो है यह जो हमारी क्षय हुई कोशिकाएं होती हैं, जो नष्ट हुई कोशिकाएं होती हैं, इनको दोस्तों दीर्घ समयावधि में पुनः विकसित कर लेता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपने ध्यान में रखना है ईट पर नाच। अब दोस्तों ईट यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, ठीक है, ईट हो गया। वैसे दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, तो पर हो गया, ठीक है। और नाच से दोस्तों न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने करी थी, तो नाच हो जाएगा। तो ईट पर नाच आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न रोग का परीक्षण एलिसा जांच द्वारा संभव है। यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा रोग है जिसका परीक्षण जो है, जिसके जो टेस्ट होते हैं वह एलिसा टेस्ट कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स रोग का परीक्षण दोस्तों एलिसा जांच के द्वारा संभव है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हुआंगहो नदी जो चीन के शोक के नाम से जानी जाती है, निम्न में से किस में गिरती है। अब दोस्तों हुआंगहो जो नदी है इसको चीन के शोक के नाम से जाना जाता है, वहीं दोस्तों इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह चाइना की दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। यह जो नदी है दोस्तों पीला सागर में जाकर के गिरती है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अब दोस्तों जो संघ सूची है हमारी, इसमें से कौन सा एक विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं होगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोस्तों कानून व व्यवस्था। यह दोस्तों संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, यह दोस्तों संघ व राज्य यानी कि समवर्ती सूची दोनों का ही विषय है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों प्रताप शाह के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी गई थी, और इसी के द्वारा दोस्तों प्रतापनगर की स्थापना भी करी गई थी। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, पार्थियन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोस्तों गोंडो फर्नीस जो है पार्थियन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने दोस्तों अराकेशिया, काबुल और गंधार में भी शासन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस समय दोस्तों 1972 में योजना आयोग के द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी, उस समय पर दोस्तों इस बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों वर्तमान में 2400 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। और आप साथियों आप सभी जानते हो कि ये क्या है, हमारे उत्तराखंड का भारत का सबसे ऊंचाई में स्थित बांध है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, यह दोस्तों भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 243 के में दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अब देखिए साथियों आप सभी जानते होंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह कौन से चुनाव कराता है। तो दोस्तों स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं, यानी कि पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के जो चुनाव होते हैं, इनको दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों राजी जो जनजाति है यह लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है, और इन्हें ही दोस्तों वनरौत या फिर वनरावत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों प्रयागराज इलाहाबाद जो है यह उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। वहीं दोस्तों उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है, तो दोस्तों दिल्ली जो है, नई दिल्ली, यह दोस्तों हमारे उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। वहीं दोस्तों पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में मिलेगा हमें, और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, यह भी हमें दोस्तों कहाँ मिलेगा, कोलकाता में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। दोस्तों इसके अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वह 17.64% रही थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है। अब साथियों आप सभी जानते होंगे शिवालिक श्रेणी को भाई हिमालय भी कहा जाता है, और दोस्तों शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वह मैनाक पर्वत था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो शिवालिक रेंज है हमारे हिमालय की, यहाँ पर दोस्तों हमें सर्वाधिक वर्षा देखने के लिए मिलती है,
ठीक है। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप लोगों ने बता देना है कि शिवालिक श्रेणी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा दोस्तों सर्वाधिक लैंडस्लाइड जो भूस्खलन जो है वह दोस्तों हिमालय के किस रेंज में देखने के लिए मिलता है, तो दोस्तों शिवालिक रेंज में सर्वाधिक हमें भूस्खलन भी देखने के लिए मिलता है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इनमें से नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। अब दोस्तों जो भी हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं, देशांतर जो रेखाएं हैं हमारी, इनकी दोस्तों कुल कितनी संख्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जिसमें से दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों भारत पर जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था इस समय दोस्तों दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। दोस्तों कुल 1175 से लेकर के 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों दिल्ली पर शासन किया था। और दोस्तों वर्ष 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और इसी के दोस्तों एक साल बाद 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ स्थित है। अब दोस्तों भारत का जो नेचुरल बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, वह दोस्तों कौन सा है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों मुंबई में हमारा जो मुंबई बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और दोस्तों यहाँ से हमारा सर्वाधिक व्यापार भी होता है, ठीक है। सर्वाधिक हमारा जो ट्रांसपोर्ट वगैरह रहता है, जितने भी हमारे व्यापार रहते हैं सभी दोस्तों हमें मुंबई में देखने के लिए मिलते हैं। इसका दोस्तों लोड कम करने के लिए मुंबई से ही नीचे नहावा शेवा बंदरगाह बनाया गया है। वहीं साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो मुंबई है यह किस द्वीप पर स्थित है, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो दोस्तों सालसेट द्वीप पर दोस्तों हमारा जो मुंबई है, यह मुंबई जो बंदरगाह है यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसमें दोस्तों आपके जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वह दोस्तों किस एक साइन से शुरू होते हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सेल में दोस्तों जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे वह इक्वल साइन से प्रारंभ होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान जो कि गोवा से केरल के मध्य है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमें इसी कोंकण तट पर ही दोस्तों हमें मुंबई बंदरगाह भी देखने के लिए मिलता है। वहीं साथियों अगर आपसे पूछा है मालाबार तट के बारे में, तो केरल राज्य में दोस्तों हमें मालाबार तट देखने के लिए मिलता है। और वहीं साथियों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में हमें कोरोमंडल तट देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों उससे ऊपर हमें उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण कटारमल देव के द्वारा कराया गया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस मंदिर को कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब साथियों भारत के किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है यह नहीं गुजरती है आप लोगों ने बताना है। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों उड़ीसा राज्य से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब साथियों आप सभी जानते होंगे इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, दोस्तों इन राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। वर्ष 1945 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना करी गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी थी वह कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ज्ञानचंद दोस्तों प्रथम चंद राजवंश का शासक था जिसने दोस्तों दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करी थी और इसी के द्वारा दोस्तों इसे गरुड़ की उपाधि भी प्रदान करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है।
अब साथियों आप सभी ने इस प्रश्न को थोड़ा सा स्टार लगा लेना है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते होंगे अभी पद्म पुरस्कार बांटे गए थे, तो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी रहे थे। और इन्हीं की दोस्तों रचनाएं और सभी इनके बारे में जितने भी दोस्तों आप जानकारी जुटा सकते हैं आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अभी हाईलाइटेड है और इनसे हमें प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच के द्वारा इनमें से उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, यह पुस्तक दोस्तों इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी दोस्तों मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, यह सभी दोस्तों इनकी क्या है कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन दोस्तों जो उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, यह जो दोस्तों रचना है यह दोस्तों डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडराल जी के द्वारा लिखी गई है। तो आपने दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा। और दोस्तों आपने जो परमार वंश के जितने भी शासक है ना हमारे, उनका दोस्तों एक कालक्रम तैयार करना है कि पहले किसका था, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने शासकों का कालक्रम लगाना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 4 2, यानी कि दोस्तों सबसे पहले महीपति शाह, फिर दोस्तों पृथ्वीपति शाह, उसके बाद दोस्तों फतेहपति शाह और अंत में दोस्तों ललित शाह। यह दोस्तों इन शासकों का कालक्रम होगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, और साथियों आप लोगों का इसमें जो भी स्कोर आया होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों अगर आप लोगों को जीएस प्रैक्टिस सेट के अलावा हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप लोग साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वही दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूँ। धन्यवाद।